जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो है तमाम तरीके की चिंताएं आप देखते हो कि दुनिया के लेवल पे जो है मीटिंग भी की जाती है, समझे। जैसे अभी मोदी जी कहाँ पे गए थे, अभी गए थे फ्रांस में, AI समिट थी जिसमें जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, 2 दिन वहाँ पे रहे, जिसमें आपने देखा कि वहाँ के जो इमैनुअल मैक्रान उन्होंने जो है मोदी जी से हाथ नहीं मिलाया। इसको लेकर के भी जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई कि हाथ क्यों नहीं मिलाया, वो भी वर्ल्ड लीडर से नहीं मिलाया, समझे। तो उसमें सीधा सीधा दिख रहा है वो सभी को मिला रहे हैं लेकिन उनको जो है इग्नोर कर दिया। उसके पश्चात एक भारत में लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही है, वो भी आपने देखी होगी। और दूसरा चीज़ देखा जाए तो मोदी जी फ्रांस के बाद सीधे चले गए हैं अमेरिका चले गए हैं, क्योंकि नए नए एक प्रेसिडेंट बने हैं और उनके जो फैसले हैं वो काफ़ी ताबड़तोड़ आ रहे हैं, एक के बाद एक। कल तो हद ही हो गई, एलान मस्क, अच्छा आप लोग ट्विटर पर रहते हैं, एलान मस्क जो है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ बैठे हैं, एलान मस्क यहाँ खड़ा है और उसके पीठ पे जो है एक बच्चा बैठा हुआ है, मतलब एलान मस्क की। तो वो बच्चे को लेकर के वहाँ पे प्रेसिडेंट भवन में क्या कर रहा है, और हमें समझ नहीं आता ये देश डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं कि एलान मस्क चला रहा है। मतलब इतना उसको जो है पोस्ट दे दी DOGE यानी कि डोज की, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, और उसके बाद जो है ट्रंप के पास ही जब देखो तब ट्रंप के पास ही, मतलब ऐसा लगता है। अब ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये बहुत खतरनाक बात है कि एक बिजनेसमैन जब देश चलाएगा तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला होगा, समझे। क्योंकि बिजनेसमैन जो है तो देश नहीं चलाना चाहिए, समझे। और देखा जाए तो बिजनेस नहीं मैन चलाता ही है। अगर ध्यान से अगर देखोगे बहुत तो सीधी सी बात, चाहे आप इंडिया का ले लो, मोदी जी का ले लो, तो ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, तो तुम कह रहे हो सर। तो इसी प्रकार से आप कहीं पे भी तो इस प्रकार से देखा जाए तो अमेरिका में जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो ज़्यादा इस समय दिख रहे हैं चर्चा में वो है एलान मस्क। और अब देखा जाए तो आजकल की जो चिंताएं हैं क्लाइमेट को लेकर के, सबसे बड़ी चिंता क्या है कि हमारा जो टेम्परेचर वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, टेम्परेचर जो है कंटिन्यू बढ़ रहा है। जिसका नुकसान क्या होगा, जिसका नुकसान ये होगा कि हमारा जो टेम्परेचर है वो जब बढ़ता जाएगा तो इसका जो है अगर देखा जाए तो धरती गर्म होगी, और जब धरती गर्म होगी तो जो है ग्लोबल वार्मिंग होगी, और जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो कहीं ना कहीं जो हमारा वेजिटेशन है, जो हमारे जीव जंतु पाए जाते हैं, फ्लोरा और जो फौना है, वो कहीं ना कहीं जो है उससे प्रभावित होगा। इसलिए आज हमें जो है अपने क्लाइमेट को, आप ये याद कर लीजिए, हम इसीलिए इस चैप्टर को ले रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट आज का बहुत बड़ा, जिसको हम खुद उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्लाइमेट में, समझ रहे, हमें ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें क्लाइमेट में नहीं रहता है। बायोडाइवर्सिटी, हाँ नया नया बना है तो देखेंगे जाकर के भैया कैसे, इमैनुअल मैक्रान। तो ये जो है आज की क्लाइमेट जो है और जो बायोडाइवर्सिटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है। मतलब आप लगभग किसी भी एग्जाम में हो, ये जो है बहुत जरूरी है आपको अपने आसपास के बारे में पता होना चाहिए। तो क्लाइमेट जो है अगर देखा जाए, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हो रही है, जिससे हमारी धरती खौल रही है, और इस धरती को खौलने से बचाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी फॉसिल फ्यूल पे जो निर्भर है, कोयले पे, उसको कम करें। और जब कोयले पे अपनी डिपेंडेंसी को जब हम कम करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे जो CO2 का एमिशन है वो कम होगा, और जब CO2 का एमिशन कम होगा तो सीधी सी बात है कि आगे चल करके जो है हमारा क्लाइमेट जो है, यानी कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ये हल होगी। भारत के केस में अगर देखा जाए तो 100% हम लोग जो है टोटल अगर एनर्जी का सोर्स अगर देखा जाए तो उसमें से 50% जो है हम लोग अभी भी फॉसिल फ्यूल पे निर्भर हैं, जिसमें से 46% जो है हमारा कोल से ही आता है। 50% जो है कैसे बन गया, तो उसमें नेचुरल गैस और वगैरह जो है कुछ चीज़ें मिला करके जो है 50% अभी भी हम फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट हैं, जो कि खतरनाक बात है। पूरी दुनिया का अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया की में जो है अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि वो जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। उनका अगर देखा जाए तो वो एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा जो है पर्यावरण किस ओर जा रहा है, समझे। वो जो है अपना बिजनेस पे ध्यान देगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो अच्छी बात हो सकती है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें एक ऐसे नेतृत्व, एक ऐसा लीडर चाहिए था जो लगभग जो ये क्लाइमेट कंडीशन जो खराब हो रही है इसको बचाए। हाँ, उस हिसाब से जो जो बाइडेन अच्छे थे, लेकिन जो ये नए बने हैं इन्हें, हाँ ऐसा नहीं कह सकते हो, लेकिन हाँ कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है अमेरिका। तो अब जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ही जब जो है इस प्रकार की बातें करेंगे कि हमें क्लाइमेट से कोई लेना देना नहीं है और इन चीज़ों से जो है इससे कुछ नहीं होता है, तो फिर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में जो है ऐसा ही मैसेज जाएगा, और फिर सभी लोग जो है आपने आराम से जो है क्लाइमेट को बर्बाद करेंगे। और जब ये चिंगारी ऐसी है कि सिर्फ आपके देश में ही नहीं लगती है, ये पूरी दुनिया में लगती है। जो अमेरिका जो है
ऐसी बात कर रहा है जिसका प्रेसिडेंट, उसको ये नहीं पता है कि अभी थोड़े दिन पहले तुम्हारी कैलिफोर्निया में इसी की लपटें तुम्हारे घर पे ही लग गई, और तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर जो है तुम्हारा मतलब जैसे नहीं कहावत है कि अगर खुद का घर जब शीशे का हो तो वो दूसरे पर जो है पत्थर नहीं फेंका करते, तो वैसे ही जो इनका हाल भी है कि आपके यहाँ पे लग चुका है और आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो है इस पर फोकस नहीं करते हैं। तो इससे आगे चल के हमारा क्या अल्टीमेटली निकल रहा है, तो अल्टीमेटली ये निकल रहा है कि 2030 तक जो डेवलप्ड नेशन है वो अपने आप को जीरो एमिशन पे सेट कर देंगे, मतलब जीरो कार्बन एमिशन। जीरो कार्बन एमिशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि जो भी प्रोडक्ट निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये निकलना बंद हो जाएगा पूरी देश से, इसका मतलब ये नहीं होता है, पहले समझ लो। इसका मतलब ये होता है कि जितना हम निकालेंगे CO2 या जितना प्रदूषण करेंगे, पॉल्यूशन करेंगे, और जितना उसको हम रोकेंगे वो जो जीरो हो जाएंगे, मतलब प्लस माइनस करके जीरो हो जाएंगे, ये मतलब होता है। ये मतलब नहीं होता है कि कार्बन एमिशन हो गए ही नहीं। हाँ, और जैसे इंडिया जैसे कंट्री है तो इंडिया ने अपना रेजोल्यूशन लिया है, सब देश का नहीं पता है, ठीक है, जिसका पता उसी का बताते हैं। तो इंडिया का जैसा जाकर रेजोल्यूशन देखा जाए तो इंडिया ने जो है अपना रेजोल्यूशन ये लिया है कि 2030 तक हम अपना 50% शिफ्ट कर देंगे, अब 50 और पूरा 100% हम 2070 तक कर देंगे, 2070 तक। जैसे इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा कोयले पे डिपेंडेंट है। इसके पीछे कारण ये है कि इंडिया एकदम शिफ्ट भी नहीं कर सकता है, 2070 तक जो है अगर इंडिया को शिफ्ट करना है तो बहुत टाइम लगेगा, एक एक करके जो है चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब आप समझोगे सर इतना स्लो का है, इतना फास्ट क्यों नहीं हो जाता है? कहना और करना काफ़ी अलग अलग फर्क होता है। चैलेंजेस क्या है? चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि एक साथ में जो है कैसे इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जो है रिन्यूएबल एनर्जी दे दें। हालांकि उसके लिए मोदी जी के द्वारा कुछ काम भी किया जा रहा है, जैसे पहला है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसका उद्देश्य है कि जो गरीब लोग हैं उनको सब्सिडी के तौर पे सोलर उनके छतों पे लगाए जाएं, उसकी सब्सिडी सरकार देगी। सब्सिडी मतलब थोड़ा पैसा सरकार भी मदद करेगी, इससे लोगों को प्रोत्साहन हो। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा तरीका अगर ये देखा जाए तो इस बार जो हमारा बजट था, अभी जो बजट था उसमें एक चीज को जो है पेश किया गया। किस चीज को? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ये क्या है? दरअसल अगर देखा जाए तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जो बाइडन जाते जाते एक अच्छा काम करके गए कि हमने आपको थोड़े दिन पहले पढ़ाया था, जो बाइडन जब गए थे तो एक अच्छा काम करके गए। वो क्या अच्छा काम करके गए? वो बैन हटा गए थे। भारत के जो कंपनियां थी जो पोखरण टेस्ट में जो है इन्वॉल्व थी या जिन्होंने मदद की थी उनके ऊपर बैन हटा गए थे। ये बात आपको याद होगी। हम क्यों आपको बता रहे हैं? कनेक्ट करना चाहते हैं। जब उन्होंने बैन हटाया तो हमारे पास छूट आ गई, और इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने जो है सोचा नहीं, और इसके लिए तुरंत देखो काम भी हो गया, बजट में देखो अनाउंस भी हो गया। मतलब आप समझिए एक तरफ हटा बैन और दूसरी तरफ बजट में आ भी गया। ये हम इसलिए तुम्हें बता रहे हैं ताकि तुम्हें समझ आए कि एकदम कुछ नहीं होता है, एक थ्योरी होती है उसके पीछे की, समझ रहे? उधर बैन हटा, इधर बजट में पेश हो गया। क्या पेश कर दिया गया? पेश ये कर दिया गया कि अब से जो है देश में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाए जाएंगे। ये होते क्या है? आपने न्यूक्लियर एनर्जी का नाम सुना होगा। न्यूक्लियर एनर्जी जो है जैसे जो एटम बम हाइड्रोजन बम होते हैं, समझे, ये किस पे आधारित होते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन अगर हम बड़ा पावर रिएक्टर लगाएंगे तो मान लो कहीं उसमें विस्फोट हो जाए तो पूरा भारत चला जाए। तो सरकार ने ये कहा कि आप बड़े बड़े रिएक्टर मत लगाइए, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाइए। इसका मतलब ये हुआ जाकर के छोटे छोटे रिएक्टर लगाइए। अप्रॉक्स 300 मेगावाट तक की जो है एनर्जी अगर उससे प्रोड्यूस हो रही है तो अच्छी बात है। ऐसे करके पूरे देश में मॉड्यूलर रिएक्टर लगाइए। इसमें प्राइवेट लोग भी आ सकते हैं, अपना कमाएं और लगाएं। इससे क्या होगा? मॉड्यूलर रिएक्टर से जो ग्लोबल जो कार्बन इमिशन होता है ये कम होता ही नहीं है, बल्कि आप ये मान लीजिए निग्लेजिबल के बराबर होता है। ये फायदे का सौदा हुआ। यानी कि और इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? इसका उद्देश्य रखा गया है कि हम 2047 तक 100 गीगावाट की क्षमता को हासिल करेंगे। 2047 तक 100 गीगावाट की क्षमता को हासिल करेंगे। अब आप कहोगे कि सर अभी कितना है? अभी हम शायद 1 या 1.5 या 2 तरफ हैं गीगावाट, और 2047 तक कहाँ जाना है? 100 गीगावाट। 2014 में कितना था कि लगभग आधा गीगावाट तरफ था। आप सोचिए 10 सालों में हम 1 से 1.5 गुना बढ़ पाए हैं 10 सालों में, और 2047 तक कहाँ जाना है? 100 गीगावाट। हालांकि सरकार होती है, स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, तो भगवान कुछ भी कर सकता है, समझ रहे? तो ये लक्ष्य जो है रखा गया है। मतलब बजट में क्या रखा गया कि ये जो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाए जाएं ताकि जो है हमारा जो ग्लोबल जो कार्बन एमिशन होता है उसको कम किया जाए। ये कहानी समझ आई? ये थोड़ी समझ आई कि पहला तो जो है सोलर के माध्यम से, दूसरा इसके माध्यम से। फिर जो है अभी एरो इंडिया जो है अगर देखा जाए तो भारत में एक चल रहा है
समझ रहे? इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ पे कम से कम अगर देखा जाए तो 1,27,000 करोड़ रुपए का हमने एक्सपोर्ट किया है इस बार डिफेंस के क्षेत्र में। मतलब मैं 1,27,000 नंबर थोड़ा सा 1,27,000 करोड़ का हमने जो है इस साल एक्सपोर्ट किया है डिफेंस के क्षेत्र में। मतलब अभी हमें क्या बताता है, हमें ये बताता है कि अगर देखा जाए तो ये जब एरो स्पेस अभी कार्यक्रम इंडिया में हो रहा है, समझ रहे, इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पे भारत अपनी क्षमता दिखाता है। जैसे मान लो तुम दुकान अपनी नहीं खोलो तो तुम अपने प्रोडक्ट कहाँ दिखाओगे, दुकान में दिखाओगे। तो भारत ने जो डिफेंस के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया है, समझे। पहले डिफेंस के क्षेत्र में भारत के पास कुछ भी नहीं बनता था, भारत ना कुछ तो बंदूक कुछ नहीं बनाता था। आज मेड इन बिहार करके जो है हथियार बन रहे हैं और दुनिया की चीजें बन रही हैं। ये सब कैसे हो रहा है? ये भारत सरकार की पहल है कि हम लोग जो है हथियारों के लिए विदेशियों पे जो है निर्भर नहीं रहेंगे। क्योंकि अभी क्या होता है, हथियार हमें अगर मंगाने पड़ते हैं तो हम कहाँ से जाना था, 2 ही आदमी ढूंढते हैं, एक तो अमेरिका हो गया, रूस हो गया, 2 ही आदमी ढूंढते हैं। और रूस से अगर धोखाधड़ी में खरीद भी लिए तो अमेरिका में धमकी देने लगता है काट्स एक्ट की, जैसा कि आपको उसने बताया था काट्स एक्ट, उसकी धमकी दे देता है कि व्यापार मत करना वरना सैंक्शन लगा देंगे। भारत स्वयं से सेल्फ रिलायंस हो जाए ना, स्वयं से आत्मनिर्भर हो जाए, जिससे जो है हमें किसी से धमकी की जरूरत ही ना पड़े, समझ रहे, हम खुद ही बनाने लगे। इसी और जो है भारत सरकार ने इतना बड़ा प्लान तैयार किया और आज उसका नतीजा आप देखिए कितनी तेजी से हम जो है डिफेंस के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। यानी कि हम भी हथियार का जो है प्रोडक्शन अच्छे से करने लगे हैं और इसका नतीजा है कि जिंदगी में पहली बार 1,27,000 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट पिछले साल किया। और ये भारत में बनाए गए हथियार थे। बेचता भारत किसको है? तो ये अमेरिका को बेचे जाते हैं और भी लोग हैं। हम ये बताते हैं क्यों रहे हैं, हम इसको अभी एनर्जी से कनेक्ट कर देते हैं। यहीं पे जो यूके है ना, यूनाइटेड किंगडम, उसका देखा जाए तो उसकी जो है जो नेवल पावर है वो बहुत दमदार है। यूनाइटेड किंगडम की सबसे ताकतवर चीज क्या है? उसकी नेवल पावर, उसकी जो नेवी। हम नेवल पावर की जो है बात कर रहे हैं, यूके की, उसकी नेवल पावर। हमने ये नहीं कहा कि सबसे बड़ा नहीं लगा है, हमने कहा कि बहुत ताकतवर है, बहुत अच्छी नेवल पावर है। अब तुम कहोगे सर उसको क्यों बता रहे हो और इसका क्लाइमेट से क्या संबंध है? ये जो नेवल पावर है, सीधी सी बात, जो हवाएं होती हैं उसका जो है ज्ञान इन्हें बहुत अच्छे से है, क्योंकि समुद्र में हवाओं का ही पूरा खेल होता है, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज ऐसे करके पूरा हवाओं का ही खेल होता है। आपने एसएसटी में कभी पढ़ा होगा ईस्टर्लीज। तो ये जो है, अब उसके पास जब इस चीज का ज्ञान है तो वो जब यहाँ पे आया अपने एरोस्पेस में, तो भारत ने उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया कि प्रभु हम अपने इंडिया में विंड एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, तुम्हारे पास ज्ञान है तो एक काम करो, थोड़ा जो है हमारे यहाँ पे बताओ, आकर के प्लानिंग बताओ कि कैसे जो है इसको हार्नेस करें, इस एनर्जी को जो है प्राप्त करें, समझ गए। तो इस तरीके से जो है विंड एनर्जी में भी भारत सरकार घुस रही है। साथ ही में जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी कई सारे बनाए जा रहे हैं, डैम बना करके उस पर जो है बिजली बनाना। जैसे ऊपर अगर पाकिस्तान तरफ अगर इंडस रिवर पे देखोगे तो उस पर थोड़े दिन पहले बवाल भी हुआ था, वहाँ पर डैम बनाने का। इस तरीके से जो है कई सोर्सेस से हम एनर्जी बनाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है भारत इस ओर अग्रसर हो सके। हाँ देखिए, बायोडाइवर्सिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायोस, लाइफ एंड वैरायटी। और हमारे यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो देखा जाए तो काफी विविध है, क्योंकि सीधी सी बात भारत का क्लाइमेट इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई है, तो जब इतनी डाइवर्सिटी जिस देश में हो उसकी बायोडाइवर्सिटी तो बहुत कतई एकदम बढ़िया होगी, समझ रहे हो। तो इस भारत में जो है तमाम तरीके के जीव जंतु, पेड़ पौधे ये सब पाए जाते हैं, समझ रहे। लेकिन उसको जो है कुछ नुकसान भी है। किससे? हैबिटेट लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। जब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी यानी कि जनसंख्या बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि इनको जो है नुकसान होगा, क्योंकि पेड़ कटेंगे, और जब पेड़ कटेंगे तो जो है इसी प्रकार की जो है समस्याएं आएंगी, क्योंकि इंसान जो है अपना बस जिंदगी ढूंढने के लिए जो है दूसरे की खराब कर देता है, और ये जो है ह्यूमन पॉपुलेशन को जो है नुकसान पहुंचाएगा, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाएगी। अगला है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग। जब जो है आप पेड़ों की कटाई करेंगे इससे भी जो है मतलब जो है बायोडाइवर्सिटी हमारी इफेक्ट होगी जाकर के, कि जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, ज़्यादातर सब ये किस पे पाए जाते हैं? पेड़ पाए जाते हैं, जंगल ही तो उनका निवास केंद्र है, समझ रहे हो। और ओवरग्रेजिंग मतलब जब ज़्यादा आप चरा मतलब जो है हाँ सबका मतलब कम ज़्यादा है, ये नहीं कि सबसे एक इंटेंसिटी इफेक्ट पड़ता है। तो ओवरग्रेजिंग का मतलब है कि आपने अगर ज़्यादा चरने वाली अपनी घटनाएं को अंजाम अगर दिया तो आपकी लैंड जो है वो जो उसकी मतलब उसमें जो बांधे रखने का जो वो गुण होता है वो चला जाएगा। पॉल्यूशन, ये भी जो है इंसान अपने देखा जाए तो दुनिया के कारखाने लगा करके पॉल्यूशन करता है, और इस पॉल्यूशन के फलस्वरूप भी जो है कई सारे जीव जंतु वगैरह जो है मर जाते हैं। जैसे रेडिएशन ले लो, 5G 3G 4G 6G, क्या इसके बारे में आप कह सकते हो कि इससे पशु पक्षी मरते हैं? ये देखिए
आप ऐसा नहीं कह सकते हो, क्योंकि हम आपको क्या बता चुके हैं कि एक बार जो है एक अगर आपने नाम सुना हो, फिल्म अभिनेत्री हैं जूही चावला, तो वो जो है गई थी एक बार सुप्रीम कोर्ट इसी चीज़ को लेकर के कि ये जो 5G 6G आ रहा है इस पर रोक लगाई जाए, ताकि जो है पशु पक्षी से मर रहे हैं और इस पर जो है रोक लगा दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है अच्छे से फटकार लगाई और कहा कि आप ऐसे चले आए हो, कुछ सबूत लेकर आते, डेटा लेकर आते, कुछ रिसर्च है आपकी इस चीज़ पे, कुछ था ही नहीं। तो और हमें ये भी चिंता की बात लगती है कि दुनिया पर रिसर्च होती है, इस बात पे क्यों नहीं रिसर्च आप करते हो? मतलब हाँ रोबोट। देखिए दूसरा चीज जो है ह्यूमन ग्रीड भी है। मतलब इंसान का जो है लालच भी जो है वो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है। जैसे पहला चीज आपने ट्रीज को जो है डिफॉरेस्ट काटना स्टार्ट किया, तो सीधी सी बात है कि पर्यावरण पे प्रभाव उसका पड़ेगा, क्योंकि जो है ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब ये इनबैलेंस होगा तो फिर जो है क्लाइमेट हमारा परिवर्तन होगा, ग्लोबल वार्मिंग अल्टीमेटली होगी। इंसान को लालची कहा गया है, और सही देखा जाए तो इंसान जो है वो लालची ही होता है। कैसे? और जो इस इंसान का जो नेचर होता है ना, वो जो समझ गया वो कंट्रोल करना जानता है। पहला चीज नहीं, हम नहीं समझ पाए। पहला चीज अगर जो है ग्रीड है तो इसका मतलब है उसका उपचार करो। जैसे नींद है, ग्रीड है, तो नेता तुमको कैसे खेलते हैं? वो जानते हैं तुम्हारा लालच क्या है, समझ रहे? तुम्हारा जो है लालच है शौचालय और कॉलोनी, 5 किलो गेहूं और कॉलोनी तो था भूल गए। राशन वगैरह जो है। कॉलोनी रुपए आता है कि तुम घर पर शांत रहिए। कॉलोनी जो है यार भी तो जो हेरा फेरी मूवी है उसमें जो पैसा करता है उसी को देख के सरकार ने कॉलोनी बनाई है। पैसा ही पैसा। कॉलोनी जो है, कॉलोनी का मतलब ये होता है जैसे जो सरकार होती है वो जो लोग जो है जैसे मकान नहीं बना सकते हैं, ठीक है, तो प्रभु बेटा तो समझ जाओ। तो कॉलोनी जो है अगर देखा जाए तो जब आपके पास मकान बनाने की क्षमता नहीं होती है तो सरकार क्या करती है, आपके पास अगर जमीन पड़ी हुई है तो सरकार क्या करती है कि आपको जो है कुछ पैसे दे देती है, जिसको जो है आप लगा करके वो बना सकते हो कॉलोनी। मतलब एक कितना परसेंट पैसा आ रहा है? सरकार का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम्हें बंगला तैयार करके दिया जाए। सरकार का बैठ जाओ प्रभु, बैठ जाओ। तुम्हारा लॉजिक ठीक है, तुम्हारा पहले बात ये कहा कि इतने पैसे, हाँ उसी ठीक है, हमने क्वेश्चन सुन लिए तुम्हारे। पहला तुम्हारा ये जवाब है कि इधर इतने पैसे हो गया क्या, तो सरकार तुम्हें पैसे पहले कितना पैसा देती है आप बताइए जरा। तो 3 तो जो है ये जो पैसा मिलता है इसको जो है आप बना सकते हो। अब सीधी सी बात है, सरकार का उद्देश्य है कि तुम्हारा बस बन जाए कुटिया। जिंदगी में एक बार जिंदगी मिलती है, एक फैमिली, एक परिवार को एक बार मिलती है, ठीक है। और बात समझो, तुम इसके लिए जो है इस योजना का नाम होता है प्रधानमंत्री आवास योजना, समझे? ये 2 सेक्शन में बनती है, एक तो ग्रामीण होती है यानी कि रूरल, एक होता है अर्बन, वो नगरीय होता है। अब ग्रामीण इलाकों में अगर तुम्हारी जगह है तो उसका अलग पैसा आएगा, नगरी में है तो उसका अलग सिस्टम होता है। जैसे अभी जो है स्वामित्व योजना एक प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है, जिसमें वो क्या करते हैं कि एक बड़ी सी फ्लैट बनाते हैं, मतलब बहुत ऊंचा सा। जैसे अभी दिल्ली में देखो चुनाव थे तो उन्होंने फ्री में जो है
जो लोग थे जो वहाँ पे झोपड़पट्टी में रहते थे, तो उनको एक बढ़िया सा आलीशान, आप देखिएगा जा करके, इतना अच्छा जो है फ्लैट उनको जो है। सर बीजेपी की सरकार आ गई दिल्ली में। और क्या तो फ्री में और आपका हाँ? उनका सर न्यूज़ सेव का नाम सर शायद कुछ मनीष अभी बने नहीं है अभी कहाँ है? सर अभी शपथ नहीं ली अबे हम बता देंगे यार, कहा है तुम फालतू परेशान नहीं किए। सर, हाँ। समझ नहीं लिए, नाम पता नहीं। अभी बने नहीं है, जब बनेंगे बता देंगे। तो पीएम जी ने जो है स्वामित्व योजना के तहत नई दिल्ली में अभी थोड़े दिन पहले एक बड़ा बढ़िया सा जो है आलीशान एक जिसने बिल्डिंग होती है लंबी सी, तो उसको जो है बनाया, उसके पश्चात जो है बनवाया, मतलब उसके पश्चात जो है उसकी चाबी जो है जितने रूम होते हैं उनको जो है जो झोपड़पट्टी में रहते थे बेचारे उनको जो है उनको सौंप दी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, मतलब जो झोपड़पट्टी के थे उनको जो है अपना अपना घर मिल गया या हमेशा के लिए। ये एक मकान छप्पर पड़ जाए, मतलब छप्पर नहीं बन जाता है, मतलब दीवार खड़ी हो जाएगी, लिंटर इतना हो जाएगा, अब बाकी वो टीम टाइम तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हम कहते इतना ही बहुत पर्याप्त है, समझ रहे हो? हाँ, वो तो चलो बाद में भी हो जाएगा। दूसरी चीज ये भी है कि जैसे इन्होंने कहा कि जरा आधी जमीन बेच दो, अरे फिर मान लो जिसके पास हो ही उतनी और उसमें तुम आधी बिचवा दे रहे हो, तो ऐसा ये कोई लॉजिक नहीं बनता। जमीन कितनी भी हो, अब ये उनका पैसा देना लक्ष्य है, बाकी तुम्हारी जमीन और जमान तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। हाँ, और हाँ फोटो सेक्रेटरी है, लोकल वाले सेक्रेटरी, असली सेक्रेटरी नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी की बात थोड़ी ना हो रही है। हाँ, जहाँ पैसा होते हैं रूरल और अर्बन की क्या जो सरकार होते हैं वो क्या शौचालय के लिए गड्ढे भी आते हैं, गड्ढा खुदवा दे रहे हैं। सरकार जो है प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना के तहत जो है इसका भी जो है पैसा दिया जाता है। सब इसका कैसे पता चलता? क्योंकि जैसे मान लो तुम्हें डरवाना या मान लो तुम्हें हमें कुछ बेचना है, मान लो जो है हम तुम्हें बेचना चाहते हैं कि मान लो कोई हम चाहते हैं कि तुम धार्मिक आदमी बन जाओ, तो तुम्हें डरवाते तो पंडित जी हैं कि तुम्हें नरक मिलेगा, तुम ऐसा कैसे, तुम्हें ये होएगा। हाँ, समझे? नहीं, मतलब बता रहे हैं कि इससे क्या मतलब है? हाँ कि खाते हो और आप चाहे जिसका भी ले लो, जैसे फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो है आप बायोडाइवर्सिटी को जो है कंजर्व कैसे करोगे। तो पहला है बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्स बैलेंस इन नेचर और बैलेंस इन द इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी जो है ये प्रकृति में जो एक तरीके से जो इक्विलिब्रियम होना चाहिए उसको, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्यावस्था, मतलब जो है जहाँ पे ऐसा करिए कि दोनों तरफ से मिल बांट के बराबर हो जाए हिसाब किताब, उसी को हम कहते हैं। यानी कि जो है मेंटेन करती है नेचर में जो है बैलेंस को। और विल्ड लाइफ जो होती है एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ कम्युनिटी, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो हमें तमाम तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करती है, चाहे प्लांट से ले लो, ठीक है, और जो जानवर हैं उनका भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उससे जो है कम्युनिटी में मिलती हैं। विल्ड लाइफ कम्युनिटी का मतलब ये होता है जिसकी कोई इंट्रिंसिक एक वैल्यू हो, समझ रहे हो, जैसे गोल्ड एक तुम्हारी कम्युनिटी है, समझे। अगला विल्ड लाइफ इज नीडेड फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर, यानी कि विल्ड लाइफ जो है वो जो ब्रीडिंग प्रोग्राम होते हैं एग्रीकल्चर में, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, ये जो है एग्रीकल्चर में जैसे मान लो नहीं होता है कि मुर्गी पालन, ये सब कैसे है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 5 से 6 ऐसे करके हुए जो है ब्रीडिंग प्रोग्राम चलते हैं। और इसके लिए जो है विल्ड लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास जो है उस प्रकार का एनवायरनमेंट नहीं होगा तो जो है ये ब्रीडिंग करेंगे ही नहीं, और आगे चलकर तुम्हें अंडा और ये सब कैसे मिलेगा। या मान लो मछलियाँ हैं, ठीक है, जैसे मछली का कल तुम्हें बता दें कि कल जो है 2nd स्थान हो चुका है मछली पालन में भारत का, और सबसे ज़्यादा मछली जो है अगर देखा जाए तो भारत जो है इनलैंड से बनाता है, मतलब 75% जो मछलियाँ हैं भारत के उत्पादन में, वो 75% मछलियाँ जो हैं वो भारत इनलैंड से, इनलैंड का मतलब भारत के अंदर से आती हैं, ना कि समुद्र से आती हैं, इनलैंड। तो और दूसरा चीज़ ये भी है, अच्छा हाँ, और अच्छा 75% मछलियाँ भारत के अंदर से आती हैं, ठीक है। और मछली जल की फर्स्ट में नहीं पता, 2nd पे भारत है। और अब हम कोई google.com नहीं है, सर वो आपको google.com और जो है उसी में होता है मछली। हाँ मछली
अच्छा दूसरा चीज ये भी, जब मछली पालन की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा विवाद कहाँ पर रहते हैं? तमिलनाडु एरिया में रहते हैं। तमिलनाडु जो है, अगर देखा जाए तमिलनाडु के कई सारे जो है जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं श्रीलंका तरफ और उनको जो है पकड़ लिया जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है, हम आपको बता दें कि इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन होती है। हाँ, और उसके बाद का जो है डीप सी कहा जाता है उसको, यानी कि गहरा समुद्र। और जब वो श्रीलंका की बाउंड्री में घुस जाते हैं जाकर के, तो वहाँ की जो सेना होती है वो उनको पकड़ लेती है और पकड़ने के पश्चात जो है फिर उनसे भारी फाइन लगाया जाता है। उसके पश्चात ही उनको वहाँ से छोड़ा जाता है। और जी तुम एडम ब्रिज सुनते हो, समझ रहे हो? अच्छा, जैसे मान लो क्वेश्चन जीके में पूछा जा सकता है कि भारत और श्रीलंका को कनेक्ट करने वाली जो बे है उसको हम क्या कहते हैं? मतलब जो एडम ब्रिज कहते हैं उसको जो है पाक बे कहते हैं। ठीक है, एडम क्या है फिर? भारत और श्रीलंका को ये कनेक्ट इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करने वाली जल संधि को हम पाक बे या पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। नहीं, ये जैसे इंडिया अगर है तो इधर श्रीलंका है, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु के इधर तरफ जो है श्री रामेश्वरम है, जो राम का ईश्वर है वही रामेश्वर है। तो इसको जोड़ने वाले इसी ब्रिज को हम एडम ब्रिज कहते हैं। एडम ब्रिज कहते हैं। पाक जो जलमरू मध्य है वो इसके बीच जो है जो जल संधि है वाटर, उसी को जो है पाक बे कहते हैं। हाँ, इसी एडम ब्रिज को हम राम सेतु कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पाक बे है, नहीं, ये जो एडम ब्रिज है यानी कि जो ये राम सेतु जिसको आप कहते हो, आपको ये क्या लगता है? किसी ने अक्षय कुमार की पिक्चर देखी वो राम सेतु वाली? क्या उसमें बताई कहानी? सर वो थोड़ा स्टार्टिंग में हमने भी नहीं देखी है फिलहाल, जो है बता रहे हैं। नहीं, ज्यादा दिमाग पे लोड ना डालो। तो ये जो पाक बे है यानी कि जो पाक जलमरू मध्य, इसमें होता क्या है? ये जो एडम ब्रिज है, कुछ लोग कहते हैं कि यही जो है राम सेतु है, मतलब जो है राम सेतु है। लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ पाई जाती है। कोरल रीफ, ये जो कोरल रीफ होती हैं, हमने आपको क्या बताया? यही कोरल रीफ क्या होती है? समुद्रों में जो है, आपने देखा होगा समुद्र के नीचे बहुत रंग बिरंगा सीप जैसी होती है ना। समुद्र के नीचे कभी आपने देखा होगा जो गोता लगाते हो हैं? सर जो एकदम वैसा है, उसके अंदर पियर्स निकलते हैं, मोती निकलते हैं। तो ये जो कोरल है, सी सेल नहीं कहते हैं, सीप नहीं, कोरल रीफ कहते हैं। अरे हटाओ, तुमको मिलाकर पहले बात समझो। जैसे मान लो ये जो है सर SHELL होता है SH नहीं EELL। यस सर ऐसे खुलता है। शांत रहिए, फालतू नौटंकी कर रहे हो। देखो ये जो है, ये कोरल रीफ क्या होती है? जैसे मान लो ये जो है सरफेस पे जो है, ये दरअसल जीव जंतु होते हैं जो इनको जो है बना देते हैं कोरल रीफ को, और ये रात में चमकती है बढ़िया से, समझे? जैसे अपने इंडिया में भी लक्षद्वीप तरफ जो है, इधर तरफ जो है पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं? दरअसल जीव जंतु होते हैं जो मर जाते हैं, उनसे मिल करके जो है कोरल रीफ जब तक जिंदा रहती है तो बढ़िया जो है चमकती दमकती है। आपने देखा होगा समुद्र के नीचे एकदम रंग बिरंगी सी घास जैसी कुछ पाई जाती है, वो कोरल है। और जब इसकी जो है खात्मा होने लगता है गर्म पानी की वजह से होता है, जब गर्म, इसीलिए कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग मत कीजिए। हाँ अरे कभी अभी तुम कहाँ जानो, अल नीनो ला नीना, ये जो है और कई सारी लहरें होती हैं। फिलहाल वो ज्योग्राफिक काम है, हमारा काम नहीं है। तो ये जो है जो कोरल रीफ होती हैं, ये क्या करती हैं? जब इन्हीं में गर्म पानी का टक्करी होती है तो ये ब्लीचिंग इनकी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ये जो है नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है, समझ रहे? नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है। वही कोरल रीफ पे आप चल भी सकते हो। और ये जो एडम ब्रिज है ना, ये
जो नहीं मानते हैं राम सेतु वो कहते हैं ये कोरल रीफ्स है, और ये थ्योरी हमें भी काफी ठीक लगती है कहीं हद तक। हाँ, यानी कि जो है अब हालांकि भारत सरकार के द्वारा इस पे बंद कर रखा है, इस पे आप जा नहीं सकते हो, समझे, क्योंकि जो है सिक्योरिटी रीजन है, और इसलिए जो यहाँ पे आप मना है। ठीक है, किसी का हम ब्लॉग देख रहे थे तो तब देखा था कि ये जो है राम सेतु को हम क्या, एडम ब्रिज को हम क्या कह सकते हैं, कोरल रीफ। अब सबके राम जी बड़े साइंटिफिक आदमी दिख रहे हैं। नहीं, अरे तो पता नहीं मॉडर्न है भाई, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन सर ये भी पता ये वो कौन है? है एक ब्रिज के शेप में कोई लीफ बनाना बड़ी। हाँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कहानी थी वो मैंने आपको बता दी, और हो सकता है वाकई में राम सेतु वाकई में हो सकता है।